हेलो दोस्तों, बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 52 वीक लो में है। यहाँ इन्वेस्टर्स को क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है, सबके बारे में बात करेंगे। अभी आप देखेंगे शेयर प्राइस 214 के आसपास है। अगर आप वाईटीडी देखेंगे, शेयर नीचे है। अगर एक साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो शेयर प्राइस 30% आपको नीचे देखने को मिल सकता है। अगेन अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, आईपीओ से हिस्ट्री देखेंगे, तो सिर्फ जो कोविड के टाइम में जब मार्केट गिरी थी उस समय में ही इसने 200 के नीचे ये स्टॉक आया था। लेकिन वो पूरी मार्केट नीचे गिरी थी, सब स्टॉक गिरे हुए थे, पूरी दुनिया में वो पैनिक आया हुआ था। लेकिन अभी मार्केट बहुत सुधर गई है। एक लगभग 2 साल से ऊपर का इसका समय भी हो चुका है, चीजें भी नॉर्मलाइज हो गई है। लेकिन हमको नतीजों के बाद से हमको शेयर प्राइस नीचे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज है Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आए थे। तो देखिए 2670 करोड़ का उन्होंने इनकम किया था Q2 में, ठीक है। Q1 अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट ज्यादा उन्होंने इनकम की थी 2840 करोड़ की। अगेन पिछले साल के मुकाबले इनकम बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम घटी। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q1 में, मतलब अप्रैल से जून अगर आप देखेंगे 1820 करोड़ का उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। वो आप देख सकते हैं गिरा है और ये 1550 करोड़ हो गया। दूसरा नंबर प्रॉफिट्स, अगेन Q1 में अब जो अप्रैल से जून है 890 करोड़ का प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट 210 करोड़ हो गया। तो देखिए जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो है नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे हों, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर खराब हो गए। और ऐसे समय में जहां पर जो दूसरी बैंक्स हैं वो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कर रही है, लोन ग्रोथ कर रही है। अब मैं लोन ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो लोन ग्रोथ भी आपको मैं बता देता हूं। आप देखिए जब अगेन Q1 में 96,650 करोड़ की लोन बुक थी, और अभी आप देखिए लोन बुक थोड़ा सा कम हुई है। तो ये बढ़नी चाहिए ना, तो उतना बढ़ा नहीं है लोन बुक। अब दूसरी चीज है डिपॉजिट्स। क्या बैंक में डिपॉजिट्स आ रहे हैं? तो डिपॉजिट्स में आपको माइनर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ नजर में आएगा, और ईयर ऑन ईयर 21% का डिपॉजिट बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगेन जो बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा है, जो कासा रेशियो देखा जाता है, ये 43% था Q1 में, ये 41% के आसपास हो गया। तो ये भी घट गया है। कासा मतलब क्या? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बैंक्स के लिए बहुत ही सस्ता पैसा होता है। तो पैसा आया है, लेकिन शायद वो फिक्स डिपॉजिट्स में या दूसरे जो डिपॉजिट्स है, टर्म डिपॉजिट्स जो है, वहां पर शायद ज्यादा पैसा आया होगा, जिसकी वजह से ये सब आपको दिख रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो नतीजे आप देख रहे हैं बहुत ही स्ट्रांग नहीं रहे हैं। अब एनपीए वाला पार्ट, जहां पर हम देख रहे हैं कि एनपीए भी कांस्टेंट है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 7.3 से जरा सा कम हुआ है, 7.2% यहां पर एनपीए आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखिए जब हम बंधन की बात कर रहे हैं तो इनका मोस्टली माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस होता है, और माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था कोविड के टाइम में। ये ईएमआईज जो है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे बैंक हमारी ईएमआई काट लेती है उनकी भी ईएमआई काट लेगी, नहीं। यहां पर फील्ड में जाना पड़ता है, फील्ड में कल्चर एक होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक ग्रुप बनाना पड़ता है, ग्रुप का एक डिसिप्लिन होता है, ग्रुप एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं, और वो एक बार डिसिप्लिन छूट जाए तो चीजें खराब हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जब हम माइक्रो फाइनेंस में देखते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल अलग बिजनेस होता है जहां पर जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग हैं उनको यहां पर जो है सर्व किया जाता है, उनको लोन्स दी जाती है। तो देखिए सबसे पहली बात, यहां पर प्रोविजंस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं 642 करोड़ से 1280 करोड़। मतलब क्या है कि जो बैंक्स हैं उनके जो प्रोविजन जो होते हैं, प्रोविजन इसीलिए किए जाते हैं कि कल भविष्य में अगर कुछ एनपीए आ गया, कुछ शॉक आ गया, तो बैंक तैयार रहे। तो प्रोविजंस जो है वो उन्होंने ज्यादा कर दिए हैं, तो इसकी वजह से जो है प्रॉफिट्स और कम हुए हैं। जो एनपीए हैं या जो मैं कहूँ जो स्लिपेजेस हैं वो ज्यादा बढ़े हैं। इमर्जिंग एंटरप्राइज जो ग्रुप है वहां पर जो माइक्रो फाइनेंस है वहां पर भी स्लिपेजेस मैं कुछ कहीं देख रहा था 6% से ऊपर हुए हैं। तो एक्चुअली में जो रिजल्ट सोचा जा रहा था बहुत ज्यादा अच्छा नहीं सोचा जा रहा था, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं आया, मतलब रिजल्ट कमजोर आए हैं। अगेन जो मार्जिन्स हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये हम बहुत देखते हैं। आप देखते हैं ना एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई या स्टेट बैंक के जब नतीजे आते हैं तो एनआईएम्स, निम्स जो बोला जाता है, तो ये जो निम्स हैं वो भी 8 से 7% हो गए। अगेन ये ऑप्टिकली अगर आप देखेंगे तो ये निम्स जो है ये 7% भी अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक के निम्स 4 से 4.2% के आसपास रहते हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप देखेंगे 3.3 3.4% है। तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं 3 से 4 4.5 के आसपास रहता है। जो कमजोर बैंक है, उल्टा मैं कहूंगा जो कमजोर बैंक का निम्स जो है वो 1% या 0.5% रहता है, तो वो ज्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन ज्यादा निम्स भी रिस्की हो जाता है जब हम देखते हैं, क्योंकि मार्जिन्स कहां पर ज्यादा रहेंगे, जहां पर जो बोरोवर्स हैं वो भी थोड़े से रिस्की रहेंगे। क्योंकि यहां पर देखिए, कोई अगर आप होम लोन लेते हैं तो भी बैंक के पास कुछ रहता है, यहां पर कुछ ऐसा बैंक के पास कोलेट्रल जैसा नहीं होता, एक ग्रुप का एक भरोसा होता है, जिसकी वजह से और एक्चुअली में रियल में बिजनेस इंपैक्ट हुआ था कोविड के कारण में। दूसरी चीज है, असम में फिर अभी बाढ़ आई थी मई जून के महीनों में, और वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से Q2 के रिजल्ट एक्चुअली में खराब हुए हैं। अब मैं यहां वैल्यूएशन आपको मैं बताऊं तो देखिए, ये जो पॉइंट था 2018 में, ये प्राइस टू बुक के हिसाब से ये 6 से 8 का प्राइस टू बुक था। इनफैक्ट जब भी आप बैंकिंग स्टॉक्स या एनबीएफसीज को देखें तो प्राइस टू अर्निंग मत देखिए, प्राइस टू बुक के आधार पर वैल्यूएशन देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कभी और वीडियो में मैं समझा दूंगा क्यों प्राइस टू बुक इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, वो 6 से 8 वर्ल्ड लेवल का सबसे महंगी बैंक बोली जाती थी, क्योंकि निम्स बहुत ज्यादा थे। लेकिन जब पता चला कि एनपीएस भी हो सकते हैं, बहुत सारे एनपीएस हुए भी, तो अभी आप देखिए ये 1.82% के आसपास में ये मार्जिन्स चले गए हैं। हिस्टोरिकल 5 साल का अगर आप मार्जिन देखेंगे, ये भी 3.6% है। तो ऑप्टिकली अगर आपको लगेगा तो आपको वैल्यूएशन सस्ता लगेगा, या फिर जो मार्जिन्स हैं ये 7%, ये बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। लेकिन बिजनेस में रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर मैं अपनी बात करूं तो आउटलुक को मैं बहुत न्यूट्रल मानता हूं। रिजल्ट जो सोचा जा रहा था वो बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं था, उससे भी खराब आए। अब नेक्स्ट जो ट्रिगर है वो Q3 है। अब देखिए, मार्केट हमेशा 6 महीना 9 महीना 1 साल आगे चलती है, लेकिन अभी अगले जून या अक्टूबर या नवंबर में क्या होगा हम बता पा रहे हैं? बहुत ही मुश्किल है बताना। तो Q3 का रिजल्ट ही कुछ सिग्नल दे पाएगा। अगर खराब होगा, या हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, खराब इससे भी ज्यादा खराब होता है तो फिर तो जैसे डाउनवर्ड जा रहा है तो शायद वैसा ही जाए। लेकिन गुड या फिर अगर थोड़ा ठीक ठाक भी नतीजा हुआ तो फिर री रेटिंग का पोटेंशियल यहां पर बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यूएशन का कंफर्ट है। वैल्यूएशन में बैंक महंगी नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे पास अभी भी कोई ट्रिगर नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है। मैं अपनी पर्सनल बात कहूं तो मैंने एक्चुअली में एंटिसिपेट किया था शायद Q2 में कुछ टर्न अराउंड हो सकता है। उससे पहले मैंने थोड़ा पोर्टफोलियो में लिया था, लेकिन मैं अपना पोर्टफोलियो जो है एलोकेशन में मैंने 0.15% है वही मैंने लिया था, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ 1-2 हजार के आसपास ही मेरा नुकसान होगा, तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्यूचर में अगर टर्न अराउंड होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर अगला स्टॉक देखा जाएगा। तो इसीलिए अभी सिर्फ वेट एंड वॉच जैसा मोड है। मुझे उम्मीद है, देखिए नवंबर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, दिसंबर महीना आएगा, फिर जनवरी के पहले 10 दिन में बिजनेस रिपोर्ट आ जाती है, फिर जनवरी एंड या फरवरी में रिजल्ट आ जाएंगे, हमको और कुछ जो है डिटेल्स है हमको पता चलेगी। तो आई थिंक Q3 ही एक हमको आइडिया देगा कि यहाँ कोई टर्न अराउंड होगा या फिर पेन जो है वो बढ़ता ही रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आप अपना जो व्यूज हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, आप कैसे इस बिजनेस को सोच रहे हैं, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।